और जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ से इस वक्त की अहम खबर, मेंढर मिनकूट सेक्टर्स में फायरिंग हुई है। आज सुबह बिला इश्तियाल ये फायरिंग की गई है और हिंदुस्तान की जानिब से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ से ये अहम खबर, जहां मेंढर मिनकूट सेक्टर्स में आज सुबह से ही बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है और हिंदुस्तानी फौज इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट का। समीर, लगातार ये खबरें जो हैं ये आ रही हैं कि वहां से फायरिंग की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। आज भी मेंढर और मिनकूट सेक्टर से ये खबरें आ रही हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। सही कहा, लगातार पाकिस्तान जो है अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो कंटिन्यूसली कर रहा है और आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब पाकिस्तान ने मनकोट और मेंढर एरियाज हैं जो पुंछ में पड़ते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां पे जबरदस्त फायरिंग की, हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी निशाना बनाया और कुछ वहां पे फायरिंग की है। लेकिन हमारी जो वहां पे आर्मी है उन्होंने भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया और तकरीबन 1 घंटे तक जो फायरिंग का तबादला है वो दोनों तरफ से चलता रहा। और हालांकि कोई जानी या माली नुकसान की अभी खबर नहीं मिली है इस फायरिंग की वजह से, लेकिन पाकिस्तान की ये एक और कोशिश है। और जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासकर जो पुंछ और राजौरी का बेल्ट है वहाँ पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों से रोज बरोज फायरिंग हो रही है। और खासकर पुंछ इलाके में जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, चाहे मेंढर हो, मनकोट हो या बाकी इलाके हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे हम रोज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और जाहिर तौर पर इसकी एक ही जो मकसद है वो ये है कि किसी तरह से जो मिलिटेंट्स है उनकी इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, उनकी घुसपैठ करवाई जाए जो उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लॉन्चिंग पैड्स पे हैं और उनकी किसी न किसी तरह से घुसपैठ करवाई जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अगर हम हालात की बात करें तो यहाँ पे कई जो ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशन ऑल आउट में पिछले 2-3 साल में, और तो उसमें मिलिटेंट्स की कमर तोड़ दी गई है। और अब वो जो कुछ लोग मिलिटेंट्स हैं जो पहले हजारों में होते तो अब वो सैकड़ों में भी नहीं रहे हैं और बहुत सारे मिलिटेंट्स जो टॉप मिलिटेंट्स हैं उनको भी मार दिया गया है, जो कमांडर्स थे। तो यहाँ पे इसलाह की कमी है, जो आर्म्स और एम्युनिशन की कमी है और जो ट्रेन मिलिटेंट्स की कमी है, तो उससे वो ऑपरेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या अटैक्स नहीं कर पा रहे हैं, हमले नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो अब पाकिस्तान जो है ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। जी समीर, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ से ये अहम खबर, समीर इसके ताल्लुक से बता रहे थे कि मेंढर और मनकूट सेक्टर्स में फायरिंग हुई है और हमारी फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अब खबरें कोरोना वायरस के ताल्लुक से। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान कोरोना वायरस से कामयाबी से निपटने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। इस वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात अब जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं। मुल्क भर की अगर बात करें तो मुल्क भर में अब तक 114 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़कर 10 तक जा पहुंची है। उधर वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के 32, केरल में 23 मामले सामने आए हैं। उधर यूपी में 12, दिल्ली में 7, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में कोरोना वायरस के 4 मामलों की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत ने अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल करने की सख्ती से गाइडलाइन जारी कर दी है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी जो रियासतें हैं वहां पर सबसे ज़्यादा अभी असर देखा जा रहा है। फ़िलहाल
कर्नाटक और महाराष्ट्र ये दो रियासतें हैं जहां पर कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। उसके बाद केरल का नंबर आता है। यूपी की अगर बात करें या फिर दिल्ली या फिर तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, यहाँ फिलहाल एहतियात बरती जा रही है। लोग खुद अपना ध्यान रख रहे हैं और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में भी कोरोना वायरस के 4 मामलों की तस्दीक हुई है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथी मौजूद हैं दिल्ली से रवि मिश्रा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं और क्या कुछ डिटेल्स? बिल्कुल हिना बता देना चाहूँगा आपको कि कोरोना का कहर है जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान में भी पूरी तरीके से लोगों को डरा रहा है और लोग भयभीत भी हैं और लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी तक बात करें तो 125 से ऊपर तक के जो है आंकड़े आ रहे हैं, लोग मरीज हैं। अभी बता दूं आपको कि मैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, मगर लोग अब घरों से निकल नहीं रहे हैं और अब भीड़ है। देखिए, लोग जो निकल रहे हैं, कुछ लोग सतर्क हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है और भीड़ से जैसा कि राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तमाम कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, भीड़ वाली जगह बंद कर दी गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 50 से ज़्यादा लोग कहीं भी भीड़ में इकट्ठे ना हो। तो गाइडलाइंस जगह जगह जारी कर दी गई हैं, भीड़ को अवॉइड करने का दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को भीड़ से दूर कर रहे हैं। मगर जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं वो मजबूर हैं दफ्तर आने के लिए, वो आकर काम कर रहे हैं। मगर देश में कोरोना को लेकर काफ़ी भय का माहौल है और साफ तौर पर इससे अब बचने की ज़रूरत है। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाथ धोना होगा। अगर कोरोना को धोना है तो हाथ धोना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी रवि, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली का हाल हम जान रहे हैं और अब हम रुख करेंगे कर्नाटक का, जहां पर बेंगलुरु में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद। रऊफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो है कर्नाटक में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कौन कौन से अहम इलाके हैं और हुकूमत की तरफ से क्या कुछ खास गाइडलाइंस? सामने आया है और उसके बाद बेंगलोर में जो है मजीद 2 मस्बत मामला सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर रियासत कर्नाटक में इस वबा को एक जानिब रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। तो अब जो है इक्का दुक्का मामला भी जो है सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो 2 मुश्तबा मामला सामने, जो नए मामला सामने आए हैं, इसमें एक का जो ताल्लुक है वो इससे पहले, यानी कि जो पहला जो मस्बत मामला बेंगलोर से हैदराबाद गए एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो जिसमें मस्बत पहलू पाया गया था, तो उसी से ये मामला भी, नया मामला भी शामिल है कि वो जो नया मस्बत केस सामने आया है वो उसी से ताल्लुक रखता है, यानी कि जो पहले सबसे पहला यहाँ पर रऊफ, क्या कुछ खास एहतियाती तदाबीर, क्या कुछ खास वहां पर गाइडलाइंस कर्नाटक में? जी देखिए, एहतियाती तदाबीर तो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर बहुत सारे एहतियाती ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। तमाम जो है अवामी तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। बड़ी शादियों की बड़ी तकरीबात पर पाबंदी है। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रऊफ भी हमारे साथ हैं और रवि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो राजधानी है और ख़ासतौर से एयरपोर्ट या जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट के जो इंतज़ाम हैं वहाँ पर क्या कुछ ख़ास इंतज़ामात देखे जा रहे हैं, चाहे हम मेट्रो की बात करें या फिर बसेस की बात करें? रवि जी बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको
कि देखिए जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, बस डिपो हो गए, बस अड्डे हो गए, एयरपोर्ट हो गया, उन तमाम जगह पर प्रिकॉशंस बरती जा रही है और जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसकी व्यवस्था है, लोगों को जांचा जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। फ़िलहाल सभी फ़्लाइटों को जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि ये उड़ानें अब तक 31 मार्च तक या आगे दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे अब उड़ान भरेंगी। और जो आयात निर्यात है वो भी रोक दिया गया है। अलग अलग राज्यों की बात करें, देशों की बात करें तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल है और जगह जगह पर साफ़ सफाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे क्या कहते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखा गया है, लोग उसका इस्तेमाल करें। मास्क दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वितरण किया जा रहा है लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और अपने आप को आप बताना चाहूँगा। देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में अभी अब आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। उनसे यही कह रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि कोरोना से एहतियात बरतनी है। न सिर्फ खुद को महफूज रखें बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे भी एहतियात बरतें। रवि, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ रऊफ का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग, वज़ीर सेहत इस मीटिंग में जानकारी देंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं उनके ताल्लुक से वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन इसमें तमाम तर जानकारी देंगे। सबसे अहम खबर बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाए गए हैं इसके ताल्लुक से जानकारी दी जाएगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत का। विनीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार जो है वो तमामतर एहतियाती कदम उठा रही है और आज डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इस बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। बीजेपी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में आपसे तफसीलात चाहेंगे विनीत। जी निश्चित तौर पर हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक होती है प्रत्येक मंगलवार को होती है जब संसद का सत्र चलता है और इस पर इस बार सदन को में जो चर्चा होगी उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। हर्षवर्धन जो है वो इस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता भी है, उनसे भी हम जानेंगे। लगातार वो बीजेपी पर नजर रखते हैं। अनूप जी, जिस तरह से कोरोना को लेकर के पूरे देश में एक कंसर्न दिखाया जा रहा है, क्या जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी कोरोना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन? देखिए विनीत, जिस तरह से कोरोना को लेकर के हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने कई तरह के स्टेप पहले भी उठाए हैं। हमने देखा कि होली को लेकर जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होली मिलन कार्यक्रम ना करें। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी जो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनको खत भी लिखा कि कोरोना वायरस को लेकर न केवल खुद सुरक्षित रहे बल्कि एक जन जागरण अभियान चलाए। ऐसे में आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, जाहिर सी बात है इसमें सभी सांसदों को न केवल कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाएगी बल्कि ये भी कहा जाएगा कि किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। अनूप जी, भी यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि कोरोना वायरस को लेकर के काफी एक डर का भी माहौल है, लेकिन मैं जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं या फिर अन्य में जो हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, आपने भी कई बार बात की है, वो कह रहे हैं इसमें डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। डू एंड डोंट्स की बात लगातार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को लेकर के सभी सांसदों को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। कहा जाएगा कि जिस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस मसले पर, सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी। और हमने कल देखा कि कई सांसदों ने इसको लेकर वीडियो भी जारी किए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी विनीत, तो लगातार आज क्या कुछ होने वाला है पार्लियामेंट पे उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपका विनीत और अनूप दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के सियासी रुख की बात करेंगे जहां सियासी ड्रामा थमता नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने वज़ीर आला कमलनाथ को मंगल के रोज यानी आज फ्लोर टेस्ट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
हालांकि कल शाम कमलनाथ ने गवर्नर से मुलाकात करके इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि उनके पास अक्सरियत है। ख्याल रहे कि कल अपोजिशन के हंगामों के दरमियान स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी थी। इसके बाद साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जिम्न सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराए जाने का मुतालबा किया। शिवराज सिंह चौहान ने 48 घंटों के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, वैसे तो आज सुप्रीम कोर्ट में काफी कुछ कार्रवाइयां होनी है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ताल्लुक से, क्योंकि काफी अहम मामला है आज का दिन भी। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर अपनी अर्जी दाखिल की है, तफसीलात चाहेंगे। हिना, देखिए, मध्य प्रदेश के सियासी भूचाल का जो भविष्य है वो सुप्रीम कोर्ट आज तय कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में साफ तौर से शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ तौर से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो 12 घंटे के अंदर ही फ्लोर टेस्ट करवाएं। अब 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हालांकि इस मामले में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है हिना कि गवर्नर ने जो आज फ्लोर टेस्ट की बात कही है उसमें साफ तौर से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाएगा कि जब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला नहीं सुनाता है, तब तक फ्लोर टेस्ट ना करवाया जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो फिलहाल बीजेपी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं, उनको देखना यह होगा कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। और जिन 16 विधायकों की बात कही जा रही है, कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि उन 16 विधायकों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो जब तक 16 विधायकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है तब तक फ्लोर टेस्ट ना कराया जाए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी से जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो इस पूरे मामले में गवर्नर के जो फ्लोर टेस्ट के पत्र को लिखा गया है उसकी बात भी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है हिना, वो सियासी संकट और जो संवैधानिक संकट है मध्य प्रदेश के सियासी सरकार बनाने को लेकर, वो रणनीति तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी अहम होगा देखना कि क्या वो स्पीकर और गवर्नर के उन तमाम अधिकारों में कितने हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, कितना मापदंड तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम चीजें देखनी आज बेहद अहम होंगी हिना। तो देखना यह है कि जब लगभग 11:15 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, एक और अहम बात कि अक्सर हमने देखा है, ऐसा पहली बार नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है कहीं भी सरकार को बचाने के लिए या बनाने के लिए। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी सुशील पांडे से। और सुशील, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, 1 अप्रैल से एनपीआर का अमल शुरू होने वाला है, लेकिन अब भी लोगों में इसको देखते हुए तशवीश पाई जा रही है कि क्या एनपीआर का बाइकआउट किया जाए या फिर नहीं। और इसी ताल्लुक से शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ कौमी सतह पर जेल भरो एहतजाज शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील महमूद पराचा ने ऐलान किया है कि नई दिल्ली की मस्जिद शान-ए इलाही में खिताब के दौरान महमूद पराचा ने कहा कि किसी भी मोहल्ले में एनपीआर का इंदराज करने के लिए आने वाले अफराद को शहरियान मस्जिद को भेजते मसाजिद की कमेटियां सरकारी मुलाजमीन से बात करके उन्हें बताएं कि अवाम एनपीआर के तहत अपनी कोई भी तफसील फराहम नहीं करेंगे। महमूद पराचा ने कहा कि एनपीआर का इज्तिमाई बाइकआउट करते हुए मरकजी हुकूमत के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वज़ारत दाखिला ने पीर को इस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। सदर रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई को आईन की दफ़ा 80 के सेक्शन 3 के तहत हासिल करदा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नामजद किया। वाज़ेह है कि जस्टिस गोगोई मुल्क के 46वें चीफ जस्टिस थे। पिछले साल 17 नवंबर को इस ओहदे से रिटायर हुए थे। बतौर चीफ जस्टिस उनका दौर तकरीबन 13.5 माह रहा। उनकी सरबराही में 5 जजों की बेंच ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को अयोध्या तनाज़े पर तारीखी फैसला सुनाया था।
बीजेपी गोवा यूनिट ने साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर पर्रिकर की पहली बरसी मनाने का फैसला कर लिया है। गोवा बीजेपी के सदर सदानंद तावड़े ने कहा कि 17 तारीख को पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और मनोहर पर्रिकर को याद किया जाएगा। आज से ठीक 1 साल पहले कैंसर के बायस मनोहर पर्रिकर की मौत हो गई थी। पर्रिकर 4 मरतबा गोवा के वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं और बहुत ही मकबूल लीडर भी गोवा में वो माने जाते रहे हैं। पूरे मुल्क में भी काफ़ी मकबूल रहे हैं। तो आज की ताज़ा खबर में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।